ज्ञापन सौंपा है। निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कांग्रेस ने मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, गीता भुक्कल और अशोक अरोड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव हरियाणा में होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस चाहती है कि ये चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, न कि ईवीएम पर होने चाहिए। ऐसे में बकायदा चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। ये मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह को ज्ञापन दिया है। निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की इसके जरिए मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे खुद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, उनके साथ तमाम कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिसमें कर्ण दलाल, गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन नेताओं की तरफ से ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में चुनाव आयुक्त से ये मांग की गई है कि निकाय चुनाव हरियाणा में बैलेट पेपर से होना चाहिए। हमने सारी बातें रखी हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और हमने कहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए, जैसा कि उत्तराखंड में अभी हुए हैं। और एक्ट आपको अलाउ करता है, एक्ट कहता है ईवीएम, जिस पर तरह तरह के प्रश्न इस समय उठे हुए हैं, सारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी केस चले हुए हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। और ईवीएम की विश्वसनीयता इस समय संदेह के घेरे में है। इसलिए जब आपके पास में ऑप्शन है बैलेट पेपर से कराने का, और उत्तराखंड में भी हुआ है, तो यहाँ पर आप जो चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। और दूसरा हमने कहा है कि भी एक साथ में आपने अनाउंस करके 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, सेम डे काउंटिंग होती रही है, तो 2 तारीख से और 12 10 दिन का क्या औचित्य है। अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है। जब 12 को आपने काउंटिंग करनी है तो सारे 9 को करा देते, और चाहिए तो ये था कि सेम डे करें और बैलेट पेपर से करें। तो ये बड़ी मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कई शिकायतें उनकी कोर्ट में पेंडिंग है, और उनको अभी भी शक है या आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में ज्ञापन बकायदा सौंपा गया है। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ है, सुरेंद्र भाटिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ, तो उनका जुड़ना बेहद जरूरी है। लेकिन डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। कांग्रेस ने ये आशंका जताते हुए आज चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि गड़बड़ी हो सकती है। वो निकाय चुनाव चाहते हैं कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर होने चाहिए। नमस्कार सुदेश जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, हार मान चुकी हुई कांग्रेस, या कहें कि हारी हुई कांग्रेस, अब अपने आप को जनता के बीच कोई मुद्दा लेकर नहीं जा सकती है। तो इसलिए वो जनता के बीच कोई ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, और जनता के बीच बने रहने के लिए कि कोई उनका नाम ले पाए, कोई कांग्रेस का नाम लेके कुछ कहे कि हाँ भाई ये कोई बातें हैं। तो इसलिए ये एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसकी वजह से, जबकि आज चुनाव सर पे है, 2 तारीख का चुनाव है, कांग्रेस को अपनी कमेटी गठित करके ऐसी बातें करनी चाहिए थी कि हमारा ये रोड मैप होगा, हम निकाय चुनाव जीतेंगे तो ये काम करेंगे, या हरियाणा की जनता के सामने हमारा ये विजन होगा। विजन कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि हारी हुई कांग्रेस और हार मान चुकी हुई कांग्रेस, दोनों ही बातें उन पर सटीक बैठती हैं। उसी अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसे एक हथकंडा उन्होंने अपनाया है। उमर अब्दुल्ला इन्हीं के इंडी अलायंस के घटक दल के नेता हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी ये कांग्रेस को ये बताया कि भाई आप लोग पल्ला ना झाड़े ईवीएम कह के, जब हमारी सरकार जेएंडके में बन जाती है तब तो आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। तो जब इन्हीं के घटक दल, इनके सहयोगी दल इन पर खुद प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि कांग्रेस के जो साथी हैं वो अपना तरीका बदलें काम करने का, या जो जनता का जनादेश है उसको अपनाएं, कि जनता का जो जनादेश है वो हमें मिला है। लेकिन कांग्रेस उसके विपरीत, अभी दिल्ली का चुनाव ताजा हाल है, उनका क्या हासिल रहा है वो, लेकिन अपनी इन गलतियों पर नहीं जाना चाहती कांग्रेस कि हमारी गलतियां कहां हैं, हमें कहां सुधार करना चाहिए, हमें जनता के बीच जाना चाहिए, जनता से संवाद करना चाहिए। इसका विपरीत वो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए,
कुछ ऐसे अनगढ़ बयान या फिर ऐसी कुछ काम करते रहते हैं कि ईवीएम पर। ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगा चुकी है, बार बार हर चीज के लिए उनको कहा गया है। और एक बात और, अगर ईवीएम की शुरुआत कोई करने वाला है देश के अंदर तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को लगा था कि अब बैलेट पेपर से नहीं, बैलेट पेपर के जब अब देखते थे बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी सुदेश जी, पहले यही सुनने में आता था अगले दिन अखबार में कि फलां जगह बूथ कैप्चरिंग हो गई, फलां जगह डब्बे गायब कर दिए, फलां जगह एक ही सरपंच आया या एक आया मेंबर और उसने सारे वोटों पर ठप्पा मार के सारे ढोल में डाल दिए। ये खबरें सुनने को आती थी, लेकिन अब ये चीजें कहीं सुनने को नहीं आती। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं, अभी आम आदमी पार्टी भी हारी है दिल्ली के अंदर, उनका एक भी बयान ऐसा नहीं है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी थी या ईवीएम की वजह से। तमाम 100 कारण उन्होंने गिनाए, लेकिन ईवीएम को लेकर के ठीकरा नहीं फोड़ती हुई आम आदमी पार्टी नजर नहीं आई। आपस में एक राय नहीं है, जो गठबंधन करते हैं वो आपस में एक राय उनकी नहीं है। आपके पास आएंगे हमारे साथ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं जुड़े, लेकिन सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र भाटिया जी, जिस तरीके से आपने सुना पंकज बेनीवाल जी को भी, वो कह रहे कि चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, ऐसी हरकतें कांग्रेस की तरफ से की जा रही, मुद्दे हैं नहीं, संगठन बनाना चाहिए, चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, वो कांग्रेस कर नहीं रही है। और आपको भी क्या लगता है कि वाकई में कांग्रेस अब लक्ष्य से भटक चुकी है, बिखर चुकी है, अब कुछ सूझ नहीं रहा कांग्रेस को अपनी मजबूती के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और ईवीएम को बहाना बनाया जा रहा है? सुदेश जी, ये देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है भी ईवीएम में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर दो खिलाड़ी जो होते हैं ना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये मान लो निकाय चुनाव के दो प्रमुख खिलाड़ी हैं जी। अगर एक खिलाड़ी बार बार किसी गेंद पे, अब देखते हैं क्रिकेट की गेंद भी बीच में बदली जाती है, तो अगर किसी बात पे एतराज करता है, जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां आप बैलेट पेपर पे करवा रहे हो तो हरियाणा में करवा लो। आप, मेरा ये मानना है भी हरियाणा में अगर बैलेट पेपर पे भी चुनाव होते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी लाभ की स्थिति में रहेगी। लेकिन एक बार अगर ऐसा प्रोविजन है, जो कांग्रेस भी कह रही है और कानून के जानकार भी कह रहे हैं भी एक्ट में ऐसा प्रोविजन है भी बैलेट पेपर पे करवाए जा सकते हैं, अगर प्रोविजन है तभी उत्तराखंड में जनवरी 25 में करवाए गए। तो ये मेरा ये मानना, चाहे ईवीएम 100% लीक प्रूफ है, उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की इस मांग के बावजूद भी अगर बैलेट पेपर पे करवा लिए जाए और उसके बावजूद कांग्रेस नहीं जीतेगी तो उसके पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। यही मैं पंकज जी के पास जाऊंगी तो सवाल उनसे पूछूंगी। इस वक्त सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि चर्चा का केंद्र बिंदु तो आप ही हैं, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा पार्टी के बड़े चेहरे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनाव आयोग से मिलने गए, कहा कि बैलेट पेपर से निकाय चुनाव होना चाहिए। ईवीएम को लेकर अभी भी आप लोगों को जो शक था वो दूर नहीं हुआ है, और बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, चर्चा में बने रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे चीजें निकाल कर ले आते हैं। सर सुदेश जी, देखिए, हमने तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग को भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को भी अपनी अपील की, और सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी अभी हम गए। हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उसने विस्तृत तौर पर चौधरी करण सिंह दलाल जी ने पूरे मीडिया के आगे उस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से सारे तथ्यों को रखा, सारी रिपोर्ट रखी। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के आरोप निराधार नहीं है ईवीएम को लेकर। महाराष्ट्र में भी जो हुआ सबको पता है। और एक बात जो अभी मैंने सुनी, अभी आप बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने 20 कारण गिनाए अपनी हार के, लेकिन उसने ईवीएम का जिक्र नहीं किया, इंडिया गठबंधन का पूर्व में सहयोगी होने के दल के बावजूद। मैं इस बात को यूं समझाना चाहता हूं कि उससे पूर्व आदमी का जन्म जहां होता है तो वो चीज ज्यादा उसमें असर रखती है। अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी का जन्म भारतीय जनता पार्टी की विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन के जरिए हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में उनको शामिल कर लिया, तो यह राहुल गांधी जी का एक बड़ा दिल है, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने
कि पूर्व में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की सरकार हो, हमारी सभी सरकारों को बिना तथ्यों के आधार पर बदनाम करने वाले केजरीवाल को भी अगर हमने इंडिया गठबंधन में जगह दी, यह सोच के दी कि आज हम अहिंसा की और सत्य की राह पर नरेंद्र मोदी की नफरतवादी विचारधारा का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़े हैं। और लेकिन सुरेश रोड जी तब क्या उलट विचारधारा के लोगों के साथ भी हाथ मिला लेंगे? आप खुद ही कहते हैं कि उन्होंने बिना तथ्यों के इतने गंभीर आरोप लगाए। आप हरियाणा में भी गठबंधन हो रहा था तब भी पीछे हट गए और चुनाव हारे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आज ही आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमने तो कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लेते, गठबंधन करते तो परिणाम अच्छे होते। कभी आपके नेता आपने सुना पूरे विधानसभा चुनाव कैसे पानी पी पी कर कोस रहे थे अरविंद केजरीवाल को? अब विचारधारा ही आप लोगों की साफ नहीं हो रही, तस्वीर ही साफ नहीं हो रही, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है, किस विचारधारा पे हमें चलना है, कैसे आगे करना है राजनीति में। नहीं सुदेश जी, हमारी विचारधारा साफ है। केजरीवाल जी ने हमारी विचारधारा पर चलने का आश्वासन देकर इंडिया गठबंधन में प्रवेश किया था। हम तो वहीं के वहीं हैं, हम चेंज नहीं हुए। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई हमारी विचारधारा पर आज भी चलने को तैयार है, हम तो वो लोग हैं सुदेश जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के या उस समय के जनसंख्या नेताओं को पंडित नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो हमारा क्या मुकाबला करेंगे ये सोच। लेकिन आज की स्थिति पर बात कीजिएगा सुरेश रोड जी, क्योंकि डॉक्टर पंकज बेनीवाल ये आरोप लगा चुके हैं कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यही कह रहे हैं कि देखिए इनके पास कुछ बचा नहीं है, ईवीएम का रोना रोते रहते हैं और अब बैलेट पेपर को ले आए कि इससे चुनाव करवाना चाहिए। क्या शक है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग बार बार आप लोगों को स्पष्टीकरण दे चुका है, फटकार भी लगा चुका है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या वाकई में अब बैलेट पेपर से सरकार चुनाव करवाए, चुनाव आयोग चुनाव करवाए, तभी आप लोग जाकर संतुष्ट होंगे? बिल्कुल, बैलेट पेपर की मांग पर अडिग हैं और ये वो चुनाव आयोग है जिसकी नियुक्ति 2014 के बाद मोदी के इस दौर में 3 सदस्यीय कमेटी, जो पहले प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश होते थे, उसकी बजाय अब प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के एक मंत्री करते हैं। कि नेता विपक्ष राहुल जी ने पिछले हफ्ते उस मीटिंग में जाने से भी मना कर दिया कि मैं अनपढ़ लोगों के मुंह क्यों लगूंगा, क्या डिस्कस करूंगा मैं इनसे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता तो कोई चर्चा होती, कोई संवाद होता। प्रधानमंत्री अगर उनका मंत्रिमंडल का सदस्य है, 2/3 बहुमत उनका है, जिसको मर्जी बना दे। अगर आपकी नीयत साफ थी तो आपने चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यीय कमेटी से, जो आजादी के समय पंडित नेहरू के टाइम से 2014 तक चल रही थी, किसी भी पार्टी की सरकार आई, कोई भी प्रधानमंत्री बने, इस पर मैं आपको रोकना चाहती हूँ। देखिए सुरेश रोड जी, उमर अब्दुल्ला आपके सहयोगी हैं, जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। उन्होंने भी जब चुनाव परिणाम आया था, आप लोगों ने सवाल उठाए थे कि एक ही दिन रिजल्ट आया था जम्मू कश्मीर हरियाणा का, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को इतना ही है संदेह ईवीएम पर, फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप चुनाव ही ना लड़े, चुनाव का ही बहिष्कार करते हैं। आप चुनाव भी लड़ते, फिर शिकायतें भी करते हैं। और इस चुनाव के बाद भी उन्होंने कहा कि अगर बंटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपस में, तो फिर यही चुनाव परिणाम आने हैं। संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, उन बिंदुओं को छोड़कर, उन बातों को छोड़कर आप लोग हर बार ईवीएम पर आ जाते हैं। आपके अपने सहयोगी आप लोगों को नसीहत देने लगे हैं अब। सुदेश जी, जम्मू कश्मीर में कोई नेता क्या कहता है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी वो बेखूबी जानती है। और ये हमारा संगठन का साल है। शायद अब 10 महीने तक आगामी किसी प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है। बड़ा दुख समाचार, जैसे पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे और हमारा कर्नाटका में अधिवेशन चल रहा था, तो हमने इस संगठन के बारे में ही मीडिया को अवगत कराना था और संगठन पे जो इस साल में जो काम होना उसके बारे में बताना था। लेकिन बीच में वो हमारा अधिवेशन एक दिन पोस्टपोन हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे बीच से चले गए, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय। इस कारण से वो थोड़ा सा विलंब से अपडेट नहीं हुई। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक मजबूत सीएलपी को लेकर भी अब इंतजार किया जा रहा है। सर, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, मैंने तमाम वो सवाल पूछे जो आपकी तरफ से उठाए गए, लेकिन उनके पास यही जवाब है कि हमें शक है और शक के बिना पर ही, मतलब उनको लगता है कि ऐसी गड़बड़ी हो रही है ईवीएम के जरिए, वो बैलेट पेपर ही चुनाव चाहते हैं कि बैलेट पेपर भी चुनाव हो। अब आप लोग भी ये सिफारिश कर दें कि चलिए बैलेट पेपर भी चुनाव करा लेते हैं और अगर परिणाम आपके हक में आए, कम से कम
एक ईवीएम का जो बहाना अभी लगाया जा रहा है, आप जो आरोप लगाती कांग्रेस ईवीएम का बहाना कर रही है, वो बहाना भी आप उनसे छीनने का हक रखते हैं फिर तो। देखिए सुदेश जी, अभी आपने सीएलपी लीडर का भी एक मुद्दा उठाया। सीएलपी लीडर के लिए ना तो बैलेट पेपर की जरूरत है, ना ही ईवीएम की जरूरत है। इन्हीं के मेंबरों को, इनके जो एमएलए जीत के आए, उनको एक सीएलपी लीडर चुनना है। लेकिन कितने दिन बीत जाने के बाद हरियाणा को सीरियस ना लेने की जो इनकी कवायद है वो साफ नजर आती है। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि इनका कोई विजन नहीं है हरियाणा को लेकर के, राजनीति को लेकर के। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कि हम बिल्कुल वहीं की वहीं हैं, ये सुरेश रोड जी ने कांग्रेस के बारे में। ये पहले भी दिल्ली में जीरो थे, आज भी जीरो हैं, हरियाणा में 3 योजनाओं से हारने लग रहे हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जहां थे वहीं पर स्टक हैं। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म, बिल्कुल साहब आपके खिलाफ जन्म हुआ था, लेकिन जो पहली सरकार अरविंद केजरीवाल बनाते 49 दिन की, आपके सहयोग से बनती है साहब। आपने कैसे सहयोग दे दिया उनको? अगर आपको ही कोस रहे थे, आपके खिलाफ करा, एजेंडा आपके खिलाफ था, लेकिन आप उनके साथ आ जाते हैं, 49 दिन की सरकार चलवाते हैं। अरविंद केजरीवाल आपको गालियां देकर छोड़ देते हैं। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, जब आप हरियाणा के अंदर तो इलू इलू खेलते हैं, दिल्ली के अंदर इलू इलू खेलते हैं, लेकिन पंजाब के जब पंजाब की बारी आती कहते हैं हम आपके हैं कौन, पंजाब में आपका गठबंधन नहीं होता है। तो ये तमाम जो आपका सोच है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, जो इंडिया अलायंस के लोगों की, वो पूरे देश के सामने है। इसलिए ये लोग सत्ता से बाहर धीरे धीरे होते जा रहे हैं। अभी लिस्टों पर लिस्ट आ रही है, कभी उदयभान जी लिस्ट निकाल रहे हैं, कभी बावरिया जी लिस्ट निकाल रहे हैं। उदयभान जी लिस्ट निकाल दे तो बावरिया जी कैंसिल कर दे, बावरिया जी की लिस्ट निकाल दे तो वरुण जी कैंसिल करा देते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। पहले इनको अपने गुट जो बटे हुए हैं, जो सैलजा गुट है या हुड्डा गुट है, गुटों से भी याद आ गया। अभी सैलजा गुट चाहता है कि सिंबल पर चुनाव हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट चाहता है कि ना सिंबल पे चुनाव ना हो, कुछ ही निगम के अंदर चुनाव हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट ये चाहता है। अब ये तो बताए कि भाई इसमें ईवीएम और इसमें बैलेट पेपर कहां से आ गया। आप लोगों की राय शुमारी अपने आप में तो बन नहीं रही है कि आपकी पार्टी के जो आला कमान के नेता हैं वो सोचते क्या है हरियाणा के बारे में, वो क्या विजन क्या है। तो मैं तो यही कहता हूं कि हारी हुई कांग्रेस, मुद्दों से भटकी हुई कांग्रेस और हरियाणा को पीछे धकेलने वाली कांग्रेस या देश को पीछे धकेलने वाली कांग्रेस, अब इनका जमाना नहीं है। ये से मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कि इनके बारे में कोई आप मुद्दा उठा दे, कुछ ऐसी बात ये कर दे, ऐसा बयान दे दे कि मीडिया उसको पिक कर ले। लेकिन डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसा फैसला हो जाए, ऐसा फैसला अगर हो जाए तो क्या बीजेपी को आपत्ति होगी इस पर? नहीं, ये तो चुनाव आयोग का मामला है, इसमें बीजेपी का काम ही नहीं है। इसमें तो चुनाव आयोग बीजेपी अगर चुनाव आयोग अगर मान लीजिए चुनाव आयोग कहती कि चलिए बैलेट पेपर पर हम चुनाव करा देते, क्या बीजेपी इस पर आपत्ति करेगी या सहर्ष आप स्वीकार करेंगे? चलिए बैलेट पेपर भी इस पर भी सही, चुनाव होने दीजिए। चुनाव आयोग जो भी डिसीजन देगा हम लोग उसको मानेंगे। हम लोग वो अडिग रहने वाले लोग नहीं, नहीं ये नहीं तो ये होगा, वो नहीं तो वो होगा। अगर सुरेश रोड जी को अगर ईवीएम से इतना ही दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को इतना ही दिक्कत है, आपने भी ये सवाल पूछा है, मैं भी पूछता हूं, आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव भी लड़ेंगे, हारेंगे भी, लेकिन जब जीत जाते हैं तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है। जब इनकी 99 सीट लोकसभा के अंदर आई थी तो बोले लोकतंत्र जीत गया जी, लोकतंत्र जीत गया, हमारी तो बहुत सारा सीटें बढ़ गई है, हम तो मोदी को हरा दिया, मोदी के रथ को रोक दिया, एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। कैसे कैसे तमाम इनके सारे नेता कैसी कैसी बातें करते थे, लेकिन जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम पे रोने लग जाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंड की राजनीति है, जो दो तरीके की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, उससे कांग्रेस को पहले अपने आप में आना चाहिए सामने कि हम किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं और हमारा मेन मुद्दा क्या है। हम देश की जनता को आगे ले जाना चाहते हैं, जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल सैद्धांतिक जो बातें हैं संविधान में कही गई, हम उनको आगे लेकर के चलना चाहते हैं या सिर्फ हम इन्हीं बातों में उलझना चाहते हैं। तो कांग्रेस को पहले अपने गुटों पर ध्यान देना चाहिए, अपना सीएलपी लीडर बनाना चाहिए और जो निकाय चुनाव के लिए इनको काम करना है, हरियाणा को डिलीवर करना चाहते हैं, उनको लेकर के आए। ये ईवीएम का रोना ना ले खेलें, ये खेलने की चीजें नहीं है। 2 तारीख का चुनाव है, कभी कहते हैं कि 9 तारीख को होना चाहिए, अभी उदयभान जी की बाइट हम सुन रहे थे 2 तारीख को नहीं, सारे इकट्ठे 9 तारीख को होने चाहिए थे। अरे चुनाव आयोग का अपना एक तरीका है, वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी तो दिखाइए हरियाणा की जनता को, लेकिन वो नहीं। सुरेश रोड जी, आपके सियासी विरोधी आपको कई मुद्दों पर घेर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस 2 नावों पर सवार हो गई और अब फंस गई है बुरी तरह से। आप लोगों को न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। आप संगठन की मजबूती पर काम करने की बजाय, सीएलपी लीडर के चुनाव की बजाय आप सीधा ईवीएम पर पहुंच गए या फिर तारीखों पर पहुंच जाते हैं बार बार। क्या ये आपकी कमजोरी नहीं दिखा रही, ये बातें जो आपकी तरफ से उठाई जाती हैं, यानी पार्टी को मजबूत करने की तरफ उतना ध्यान नहीं है?
विचारधारा की लड़ाई भी पीछे छूट चुकी है अब? नहीं सुदेश जी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपने स्टैंड पर कायम है। हमारे यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी हाईकमान के अनुमोदन के बाद कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उदयभान जी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी जो है कौन सा चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव में जैसे कॉरपोरेशन का है हम सिंबल पे लड़ेंगे, चाहे वो मेयर का चुनाव है चाहे या कॉरपोरेशन के पार्षद का चुनाव, जो परिषद है उसके चेयरमैन का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे, ये क्लियर कर दिया है। और जो काउंसिल यानी परिषद के मेंबरों का चुनाव है, पार्षदों का चुनाव है, उसके बारे में हम इच्छा होगी अगर वहां के कमेटी बताएंगे कोई विलिंग होगा तो वो भी लड़ा सकते हैं। और स्थानीय निकाय में जो नगर पालिका है उसका चुनाव हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इसमें ना तो शैलजा जी की अलग से कोई विचारधारा है, ना इसमें उदयभान जी की अलग से कोई विचारधारा है। ये पार्टी ने तय करके और इसमें एक लेटर भी निकाल दिया है। और यह बात भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर स्थानीय निकाय यानी में नगर पालिका का चुनाव कांग्रेस ने सिंबल पे न लड़ने का जो फैसला लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी से कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका के जो चुनाव हैं वो स्थानीय स्तर पर होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता भी हैं, दूसरे भी हैं, तो आपस में भाईचारा खराब ना हो। तो इसलिए पार्टी ये सोचती है, चाहे पंचायत के चुनाव है, और हमारी परंपरा कोई आज नहीं है, जब हम सत्ता में थे तब भी हमने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी विचारधारा भाईचारे को कायम रखने की है, उसको तार तार करने के लिए मोदी जी की, अमित शाह जी की विचारधारा की तरह। ये हमारे में फर्क है, वो उनसे हम उल्टे चलते हैं इस मामले में, तो ये इसलिए है। और रही बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम पर रोक लगाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में रंगे हाथों वोटों की यानी मतदान की चोरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा है। ये देश के सामने है, और वहां ईवीएम भी नहीं, बैलेट पेपर मानते तो हैं आप, बैलेट पेपर था। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के लिए आपको फटकार लगाई है। ईवीएम के जितने भी मुद्दे थे उनके ऊपर सारी बेंच ने जो डिसीजन दिया तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। हम तो जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से माननीय उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुख्य चुनाव आयुक्तों की कमेटी से बाहर कर दिया था, तो तभी से उंगली उठा रहे थे। अगर रात को 12 बजे कोई आपके घर की लाइट काट देता है बिजली के पोल पे चढ़ के, इसका मतलब वो चोरी करेगा, और बाद में फिर चोरी हो जाती है तो शक उसी पे होएगा जो मंदिर में आरती कर रहा है या भजन कर रहा है, उस पर शक नहीं होएगा। आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 3 सदस्यीय कमेटी में क्या मांग रहा था, उससे आपको इतनी नफरत क्यों हुई? इसका मतलब आपकी साजिश जो थी उसकी नींव आपने तभी से डाली, और कितने सालों आप तो पूरे चुनावी जो ढांचा है उसी के ऊपर सवाल खड़े करें। एक आखिरी सवाल मैं सुरेंद्र भाटिया जी से करूं। सुरेंद्र भाटिया जी, आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, अब सुरेश रोज तो पूरे चुनावी जो ढांचा है उसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम को पहले नकार चुके हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ते भी हैं, और कहते हैं कि अब बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी को आपने सुना कि मुद्दा नहीं है और मुद्दा बनाया जाता है। अब क्या निष्कर्ष निकलता है, कांग्रेस कहां खड़ी है, जो आरोप है उनकी क्या बुनियाद है, क्या वो बुनियाद आपको नजर आती है, और जनता के बीच क्या अब ये बात रह गई है ईवीएम वाली जो बार बार उठाई जाती है चुनाव के बाद? नहीं सुदेश जी, ईवीएम निश्चित रूप से ईवीएम की जो बात कांग्रेस उठा रही है, आम जनता में इसका कोई लेना देना नहीं है। आम जनता का ये मानना है कि चुनाव जैसे भी होते हैं, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कई काम कर रही है, माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, धन बल का प्रयोग कर रही है, लेकिन ईवीएम पे सवाल नहीं है। लेकिन मैंने जो पहले बात की थी, सुरेश रोड जी नहीं आए थे, एक बार बैलेट पेपर पे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कांग्रेस पार्टी अगर उस चुनाव में भी हारेगी तो उनकी जुबान इस बारे में बंद हो जाएगी। इस तरह उत्तराखंड में हुआ है तो हरियाणा में हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़कर आना चाहिए। ये छोटे चुनाव है, 5000 वोट एक पार्षद के चुनाव है, उसकी गिनती हो सकती है। और जो पानीपत वाली बात है, ये बात भी पहली बार निकाय चुनाव में आई है। 10-12 दिन रोकना नहीं चाहिए था, चाहे कोई भी मंशा हो। आप एक साथ करवा सकते थे, आप 9 को सभी के करवाते, 10 को रीपोलिंग की बात रखी जा सकती, क्योंकि मेयर का बड़ा चुनाव है,
उसमें गिनती के लिए सारी ईवीएम इकट्ठी होनी है। जब मेयर का चुनाव नहीं होता था तो शाम को ही गिनती होती थी, 1-2 दिन में गिनती हो जानी चाहिए थी। कुछ चीजों पे हम शंकाएं बिना मतलब, जो चुनाव आयोग के धनपत सिंह जी हैं वो भी सीनियर अधिकारी हैं, उनको भी सोचना चाहिए था बिना किसी अर्थ पे किस लिए कांग्रेस को कहने का मौका मिले। जी, वो मौका लेकिन चलिए भी ये नहीं देना उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है कि वो किस तरीके से चुनाव कराते हैं। बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ दिया कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी फैसला होगा चुनाव आयोग का होगा और उसके बाद देखा जाएगा। और यहां से चुनाव आयोग अगर फैसला करता है बैलेट पेपर का, तो कम से कम अगर यहां पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर ये दंगल भी हार गए तो फिर कहां मुंह दिखाएंगे और कहां ये सवाल फिर उठाने के लिए बचे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो निकाय चुनाव हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब दंगल स्थानीय सरकार का है और इस चुनावी दंगल से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी मांग की है। चुनाव आयोग से मुलाकात कर आज कहा है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम को लेकर अभी भी कांग्रेस का शक है और इसी शक की बिना पर कांग्रेस ने यह मांग उठाई। देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला यहां पर लिया जाता है। फिलहाल के लिए हमारा हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।